हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा से एक और सेशन इंग्लिश वोकेबलरी से रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 2, जो कि हम लोग पार्ट 1 में इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। ये उसी का पार्ट 2 है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जो लोग इंग्लिश को प्रिपेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छे से मार्क्स उठाना चाहते हैं, जिसमें इंग्लिश एक रैंकिंग सब्जेक्ट भी होता है, तो वोकेबलरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो प्ले करता है आपको मार्क्स उठाने में। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का जो पहला स्लाइड है, इसमें हमारा है पहला जो इडियम्स एंड फ्रेज़ है, ये है टू फील अंडर द वेदर। टू फील अंडर द वेदर का मतलब होता है अच्छा महसूस ना होना। आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में आप चले जाते हैं जहाँ पे आपको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है और आपको वो एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा है, तो आप कहते हैं आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आई हैव अ टेरिबल कोल्ड, आप ऐसा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर में टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। तो बोला गया है एक तीर से दो शिकार करना। हिंदी का एक बहुत ही फेमस या प्रचलित जो है मुहावरा है, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, मतलब एक तीर से दो शिकार करना। टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स एट वंस, एक ही बार में दो प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स मतलब कि जो परफॉर्मेंस किया गया है, जो काम किया गया है, वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया गया है। जिसने भी काम को परफॉर्म किया है वो एक हाई ऑर्डर में मीन्स सही तरीके से नहीं किया है। तो एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। जैसे सपोज़ कोई काम करके गया है और उसके बाद वो कह रहा है कि दे रियली कट कॉर्नर्स व्हेन दे बिल्ट दिस बाथरूम, द शावर इज़ लीकिंग। तो यदि ऐसा कह रहा है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि मैं सारी चीज़ें इसको ना जो मैं इसमें लिख के रखा हूँ, यदि मैं सारा चीज़ें यदि डिस्कस करता हूँ रीड कर करके, तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। आप लोग इसको नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसको जो है ना समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो टू कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है कि टू कट कॉर्नर्स का मतलब होता है कि काम को सही तरीके से परफॉर्मेंस ना करना, मतलब फाकी मार के चला जाना। नेक्स्ट है टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जैसे दूध जब फट जाता है तो रोना, इसका मतलब क्या है? देखिए छोटे छोटे बातों पे पछताना। वैसे ये टू रिपेंट ओवर समथिंग दैट हैज़ बीन डन एंड नाउ कैन नॉट बी करेक्टेड। टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, देखिए कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना कि जब आप डिमांड करते तो वो पूरा हो सकता है। आप यदि मम्मी से कुछ डिमांड कर रहे हैं, पापा से कुछ डिमांड कर रहे हैं, वो फुलफ़िल हो सकता है तो ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी डिमांड होते हैं ना जो कभी फुलफ़िल नहीं हो सकता है। तो वैसे केस में कुछ ऐसी चीज़ें होता है जो बिगड़ जाता है, अब उसको करेक्शन नहीं किया जा सकता है। एक बार जो बिगड़ गया उसको आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। वैसे केस में हम लोग कहते हैं टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टू कर्टल वंस ब्रेन। टू कर्टल वंस ब्रेन का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा सिचुएशन जिस सिचुएशन में आप जो है ना सही तरीके से कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में कहते हैं टू कर्टल वंस ब्रेन। टू थिंक हार्ड ऑन समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर में हार्डली सोच पाना। थिंक हार्ड अबाउट प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच पाना, ये जो है ना हर समय संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टू कट अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब क्या होता है? बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस देना। ठीक है, आपने जो काम किया है, आपने जो एक्ट किया है, आपने जो परफॉर्मेंस दिया है वो अच्छा नहीं था, इसीलिए कहते हैं टू कट अ सॉरी फिगर। देखिए यू विल कट अ सॉरी फिगर एट द जॉब इंटरव्यू। ठीक है, तो ये एक लाइन है, आप समझिए। टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है पछताना, इसलिए क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपने जो परफॉर्मेंस दिया ना बेकार परफॉर्मेंस दिया है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है टू कट नो आइज़। टू कट नो आइज़ इसका मतलब है कि आपने अपना इम्प्रेशन अच्छा नहीं छोड़ा। टू फेल टू लीव इम्प्रेशन, आपने कुछ ऐसा आपको परफॉर्मेंस देना था जहाँ पे लोग आपको याद रखते, इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस देना था, आप नहीं दे पाए, तो उस समय आप कहते हैं टू कट नो आइज़। मतलब यू मीन दैट यू आर नॉट इम्प्रेस्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। आपने अपने एक्ट से, अपने परफॉर्मेंस से आपने इम्प्रेशन नहीं दे पाया, आप जमा नहीं पाए,
अपना धाक वहाँ पे। नेक्स्ट है टू कट द गॉर्डियन नॉट। टू कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है एक ऐसा प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और आपने उसे सॉल्व कर दिया। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसे सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कुछ लोग ना चुटकी बजा के सॉल्व कर देते हैं, तो उसमें हम लोग कहते हैं टू कट द गॉर्डियन नॉट, टू कट द गॉर्डियन नॉट। ठीक है, तो इस तरह का फ्रेजेस जो है ना आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है डॉग इन द मैंगर पॉलिसी। Dog in the mango policy, a policy which served neither the adopted nor anybody else. A person who spitefully refuses to let someone else benefit from something for which he or she has no personal use. So we asked our neighbor for the fence post he had left over, but like a dog in the mango, he threw them out rather than give them to us. The phrase comes from one's Aesop's बोला जाता है तो डॉग इन द मैंगर पॉलिसी का मतलब होता है कि मान के चलिए कि आपने, ठीक है, आपने एक ऐसी पॉलिसी फॉलो कर लिया है जो आपको कुछ सर्व नहीं करता है, ना वो आपके लिए अच्छा है ना आपके अदर्स के लिए अच्छा है। तो आप कहते हैं अ पॉलिसी विच सर्व नाइदर द अडॉप्टेड नॉट एनीबडी एल्स। ठीक है, तो एक ऐसा डॉग इन मैंगर पॉलिसी है जो लोग, बहुत लोग ऐसे करते हैं ना, मान के चले कि एक कोई एजेड है बुढ़ा जो चल नहीं सकता है, अपने बालकोनी में बैठा हुआ है और उसी समय जो है ना बच्चे नीचे खेल रहे हैं और खेलते खेलते सपोज़ जो है बॉल जो है ना, मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे बच्चे और उसके पास चला जाता है। अब वो आदमी क्या करता है ना कि बॉल को अपने पास रख लेता है और रख लेता है, बच्चों को खेलने नहीं देता है। तो अभी कैसा सिचुएशन हो गया सोचिए, वो बच्चा वो जो पॉलिसी फॉलो कर रहा है वो बॉल लेके क्या करेगा, वो चल नहीं सकता है, हट नहीं सकता है, लेकिन क्या ना वो बॉल रख लिया, छुपा लिया गुस्से से। लेकिन बच्चे तो वो खेल सकते थे ना उस बॉल से। अब मान चलिए कि वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा पॉलिसी अप्लाई कर रहा है जिससे उसको कोई बेनिफिट नहीं है, उसे बॉल दे देना चाहिए। तो वैसे में क्या होता है डॉग इन द मैंगर पॉलिसी, अ पॉलिसी विच सर्व नाइदर द अडॉप्टेड नॉर एनीबडी एल्स। कुछ ऐसे पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया जाता है जो तो अडॉप्ट करने वाले को भी फ़ायदा नहीं होता है और दूसरे को भी फ़ायदा नहीं होता है। टू कास्ट वंस नेट वाइड, टू ट्राई इन द वेरियस फील्ड, टू ट्राई इन द वेरियस फील्ड मतलब टू कास्ट वंस नेट वाइड मतलब सोचिए कि एक आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जहाँ पे आप बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। टू ट्राई मेनी डिफरेंट थिंग्स सो दैट वन विल हैव द बेस्ट चांस ऑफ फाइंडिंग व्हाट वन वांट्स। मान के चलिए कोई व्यक्ति ना अपने आप को ना बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल करता है। कभी वो एक काम ए टाइप के काम को करता है, फिर वो बी टाइप के काम को करता है, फिर वो सी टाइप के काम को करता है, फिर डी टाइप के काम को करता है और ऐसे करते करते ना उसके पास मैंने उसमें इतना वेरिएशन आ जाता है। तो अब जाके ना वो चूज़ करता है सही कि उसके लिए क्या बेस्ट होगा। टू कास्ट वंस नेट वाइड, इसलिए अपने दायरे को बढ़ाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, तभी जाके आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि विच वन इज़ द बेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन मान के चलिए आप ऐसा एक्ट कर रहे हैं, किसी के सामने परफॉर्मेंस कर रहे हैं और वो उसके लिए यूजलेस है। इसका मतलब क्या है, आप कुछ बातें कह रहे हैं, किसी को सिखा रहे हैं। देसी कहावतें हैं कि भैंस के आगे ना बीन नहीं बजाया जाता है, भैंस के आगे बीन नहीं बजाया जाता है। क्यों? बिन का मतलब उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है। आप सांप के आगे बिन बजाएंगे तो चलो ठीक है, लोग सांप के आगे बिन बजाते हैं, भैंस के आगे कोई बिन बजाता है क्या? मान के चलिए टू डू समथिंग विच पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड, आप कुछ चीज़ें कुछ उसके सामने परफॉर्मेंस दे रहे हैं जो कुछ समझता ही नहीं है, आप उसके लिए कोई बेकार है, जो उसके पास में कोई नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे समझेगा, अंडरस्टैंड कैसे करेगा। टू कास्ट पर्ल में तो जानते हैं ना मोती होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ शब्द कुछ और है बट मीनिंग कुछ और है माय डियर, इसलिए ना शब्दों को केवल फ्रेजेस के जैसा, वन इडियम्स एंड फ्रेजेस के जैसे इसको वर्ड को लर्न कीजिए, अब मीनिंग को समझिए और उसको यूज़ कीजिए। आप अपने आप से अंडरस्टैंड कीजिए इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, इसका मतलब हो गया कि आप कुछ चीज़ें या कुछ बातें ऐसे लोगों के सामने रख रहे हैं जिसके लिए वो वैल्यूएबल ही नहीं है। ठीक है, टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। टू कैच अ टाटर, टू कैच अ टाटर इसका मतलब क्या है, टू गेट एन ओपोनेंट हु इज़ फियरसम, टू गेट एन ओपोनेंट हु इज़ फियरसम
seek out something or someone that turns out to be unexpected, unpleasant, or formidable. As in now that she finally agreed to meet with you, you just might find that you have caught the turtle. So नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर, टू च्यू द कर्ड. टू च्यू द कर्ड इसका मतलब होता है टू थिंक डीपली, बहुत गहराई में जाके सोचना, बहुत गहराई में जाके सोचना. टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग. नेक्स्ट है नंबर 14, टू कम अ क्रैपर, टू फेल मिजरेबली. यहाँ पे क्रैपर्स जो है ना क्या रेफर करता है, सो समझ लो. एक सारे वर्ड का ना आप वर्ड का मीनिंग निकालने जाएंगे तो क्रैपर का मतलब होता है टॉयलेट्स. सो द एक फ्रेज़ कहते हैं ना गुड़ गोबर कहना, गुड़ गोबर करना, मतलब सारी चीज़ें जो है ना, गुड़ जो है ना गोबर बन गया, मतलब सारी चीज़ें जो है ना वो मिट्टी में मिल गया. टू कम अ क्रैपर, टू फेल मिजरेबली, मतलब वो चीज़ें जो है ना बिल्कुल बुरे तरीके से फेल हो गया. ठीक है, और क्रैपर का मतलब यहाँ पे टॉयलेट रेफर कर रहा है. चलिए नेक्स्ट समझते हैं. टू कम आउट इन फ्लाइंग कलर. टू कम आउट इन फ्लाइंग कलर मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जीतना. टू बिकम वेरी सक्सेसफुल का मतलब होता है फ्लाइंग कलर के साथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा करके जीतना. ठीक है, सो टू कम आउट इन फ्लाइंग कलर मतलब जीत लेना, सक्सेस कर देना, डंका बजा देना अपनी जीत में. टू कम टू अ हेड, टू कम टू अ हेड, to turn into crisis, to turn into crisis, reach a crisis. To come to a head का मतलब क्या है, the violence come to head with the death of the 6 youths, reach a crisis. यहाँ पे crisis या to turn into crisis मतलब आप कह सकते हैं ना कि बुरा तरीके में कन्वर्ट गया, एक बैड इवेंट में कन्वर्ट हो गया. to reach a crisis एक बैड इवेंट में टर्न हो गया सिचुएशन. to come to a head means टू टर्न इनटू अ क्राइसिस, बुरे सिचुएशन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, डच करेज, द करेज फेल्ट अंडर इंटॉक्सिकेशन. स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस गेन्ड फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल. स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस गेन्ड फ्रॉम द ड्रिंकिंग अल्कोहल. बहुत लोगों को ना पीने के बाद जो है ना उसके अंदर दम आता है, उसी को कहते हैं डच करेज. बहुत लोग ऐसे होते हैं ना वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पीने के बाद जो है ना, अल्कोहल पीने के बाद, शराब पीने के बाद उसके अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा आ जाता है. तो इस टाइप की करेज को हम लोग कहते हैं डच करेज. नेक्स्ट है टू डांस अटेंडेंस अपॉन समवन. टू डांस अटेंडेंस अपॉन समवन, टू सर्व लाइक अ स्लेव टू समबडी. किसी के प्रति जो है ना, किसी के प्रति अपना जो सर्विस है वो कैसे दिखाना, एक स्लेव के जैसा दिखाना. टू डांस अटेंडेंस अपॉन समवन इसका मतलब है किसी के उंगलियों पर नाचना, नौकर जैसे उंगलियों पर नाचता है वैसे ही यहाँ पे बता रहा है टू डांस अटेंडेंस अपॉन समवन. ठीक है, तो किसी के उंगलियों पे नाचना या नौकर के जैसा बिहेव करना. नेक्स्ट है टू डाई इन अ हार्नेस. टू डाई इन अ हार्नेस मीन्स टू डाई विच स्टिल इन अ जॉब. टू डाई इन अ हार्नेस refers to die while still working or duty before retirement. बहुत लोग ऐसे होते हैं जो काम करते 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 ऑन जॉब मर जाते हैं, उसी को कहते हैं टू डाई इन अ हार्नेस. ठीक है, ईजी वर्चू मीन्स इमोरल. कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना, आप कोई काम करते हैं जो कोई इमोरल हो जाता है, मोरल नहीं है, मोरलिटी नहीं है उसमें, आप वो काम कर रहे हैं लेकिन मोरल के नज़रिए से वो बिल्कुल अलग है. ऑब्सोलेट गिवन टू सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी स्पेशली इन एक्सचेंज ऑफ मनी. ठीक है, बहुत लोग अपने शरीर को जो है ना पैसे के लिए बेच देते हैं. ठीक है, सेक्सुअल कह सकते हैं कि आप एक सेक्सुअल बेनिफिट के लिए लोग जो है ना मनी से दूसरे के बॉडी को यूज़ कर लेते हैं. तो एक ईजी वर्चू की यदि बात किया जाए तो इमोरल है, जो लोग अपने शरीर को बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हैं, है ना, अपना सम्मान को वो सामने रख दे रहा है, किस लिए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है. तो एक इमोरल वर्च्यू वहाँ पे काम करता है. ठीक है, टू ईट हम्बल पाई, टू सफ़र डिफीट या ह्यूमिलेशन मतलब कि चलिए एक ऐसी पराजय होना, एक ऐसा डिफीट होना जिसमें केवल शर्मिंदगी से भरा हो. तो आप कह सकते हैं टू सफ़र डिफीट या ह्यूमिलेशन मीन्स काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी होना, एक ऐसी हार होना जिसमें शर्मिंदगी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग कहते हैं टू ईट हम्बल पाई, मतलब वहाँ से बिल्कुल शर्मसार होके निकलना. नेक्स्ट है टू एंड इन फियास्को, कम्प्लीटली अनसक्सेसफुल
आपने कुछ ऐसा काम किया, आप पाने की बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन एंड में आपके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसी को कहते हैं टू एंड इन फियास्को, मतलब हाथ में केवल मिट्टी रह जाना, धूल रह जाना। इसी को कहते हैं टू एंड इन फियास्को, अंत में आपको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, इसी को कहते हैं टू एंड इन फियास्को, टू बी कंप्लीटली अनसक्सेसफुल। अ क्राई इन द वाइल्डनेस, अ क्राई इन द वाइल्डनेस का मतलब क्या होता है? अ यूजलेस एफर्ट। अ क्राई इन द वाइल्डनेस, अ यूजलेस एफर्ट। अ क्राई इन द वाइल्डनेस मीन्स यूजलेस एफर्ट। आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास का कोई फल नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, तो हम लोग उसे कहते हैं अ क्राई इन द वाइल्डनेस। नेक्स्ट 24, टू कॉल अ स्पेड, टू स्पीक द ट्रूथ स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सामने वाले को बुरा लगे, अच्छा लगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मुंह के सामने है ना जो आता है वो कह देता है। टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड मीन्स चोर को चोर कह देना मुंह पे ही, है ना, चोर को चोर कह देना मुंह पे ही, भले उसको सामने वाले को बुरा लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे, टू स्टॉप द प्रोसीडिंग फॉर द डे, उस दिन के लिए स्टॉप कर देना। डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई काम जो है आप करेंगे, आप उसको रोक देंगे, कोई काम आप करेंगे उसको रोक देंगे, नहीं करेंगे। आपने डिसाइड कर लिया कि आज के लिए इतना ही, अब फर्दर आप इसको प्रोसेस नहीं करेंगे। टू स्टॉप द प्रोसीडिंग फॉर द डे, टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे, इसी को कहते हैं टू कैरी द डे। टू कैरी द डे मतलब जीत लेना, विक्टोरियस, सक्सेसफुल, विक्टोरियस कह सकते हैं, विक्ट्री प्राप्त कर लेना। ठीक है, उसी को कहता है। हम लोग कहते हैं यार ये आज का दिन ना, आज का दिन तुम्हारा ही था, आज का दिन तुम्हारा ही था, ओहो आज का दिन तो आपका है। क्यों ऐसा हम लोग कहते हैं अपने बोलचाल की भाषा में? देखो जीत जाता है गेम तो, अरे आज आपका बारी था, आज आपका दिन था, उसी को तो कहते हैं टू कैरी द डे। टू कम ऑफ एज, टू कम ऑफ एज का मतलब होता है मैच्योर हो जाना, बड़ा हो जाना, मैच्योर हो जाना, बड़ा हो जाना, एडल्ट स्टेटस में आ जाना। स्पीक ऑफ द डेविल, दिस मीन्स दैट द पर्सन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अपीयर्स एट दैट मोमेंट। टू स्पीक द डेविल मतलब जो आपके सामने आप उसी से तो बात करेंगे, है ना। हाई टॉम, स्पीक द एविल, आई वाज जस्ट टेलिंग सारा अबाउट योर न्यू कार। सो स्पीक द डेविल का मतलब दिस मीन्स दैट द पर्सन्स यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अपीयर्स एट दैट मोमेंट, जो आपके सामने होगा उस समय आप उसी से तो बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट, सी आई टू आई, दिस मीन्स एग्रीइंग विथ समवन। सी आई टू आई मतलब होता है किसी से सहमति बनाना, किसी से सहमति बना लेना। टू सी आई टू आई, मेरे आँखों मैंने किसी के आँखों में देख के बातें करना, किसी की आँखों में देख के बातें कर रहे हैं और आँखों में ही आप सहमति प्रकट कर रहे हैं। दिस मीन्स एग्रीइंग विथ समवन। द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स मीन्स यू कैन एंजॉय द टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि सपोज आप कोई पार्टी में गए, है ना, और एंटर जब आप करते हैं और पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे वेज कॉर्नर भी है, नॉन वेज कॉर्नर भी है, तो आप क्या करेंगे? सपोज़ आप वेजिटेरियन हैं तो आप कहाँ जाएंगे? वेज वाली कॉर्नर में जाएंगे। सपोज जो नॉन वेजिटेरियन है वो क्या करेगा? वो पहले तो नॉन वेजिटेरियन को एंजॉय करेगा ही, साथ वेजिटेरियन को भी जाके खाएगा। तो क्या ना, एट अ टाइम दो बेनिफिट उठा लिया उसने। चलिए नेक्स्ट है, एक रिपीट हो गया यहाँ पे सी आई टू आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस इन अ ब्लू मून एन इवेंट दैट हैपन्स इनफ्रिक्वेंटली, है ना, वंस इन अ ब्लू मून एन इवेंट दैट हैपन्स इनफ्रिक्वेंटली, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसा होता है जो कब होगा दोबारा कोई कह नहीं सकता है। ऐसी घटनाओं को कहते हैं हम लोग वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कि एक ऐसी घटना जो अभी घटा है वो कब दोबारा होगा मालूम नहीं, इसी को कहते हैं एन इवेंट दैट हैपन्स इनफ्रिक्वेंटली। व्हेन पिग्स फ्लाई समथिंग दैट विल नेवर हैपन। यदि कोई पूछे तो उस वर्ड से पता चला व्हेन पिग फ्लाई, है ना, जो सुअर है वो कब उड़ेगा? अरे उसके पास पंख ही नहीं, कभी नहीं उड़ेगा, नेवर फ्लाई। तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो समथिंग दैट विल नेवर हैपन, कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी हो ही नहीं सकता है। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग,
To cost an arm and a leg, something is very expensive. Something is very expensive. Fuel these days cost an arm and a leg. तो to cost an arm and a leg का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा औकात से बाहर वाली वस्तु है, इसीलिए आप कहते हैं समथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव. अ पीस ऑफ केक, समथिंग इज़ वेरी ईजी, है ना. कोई ऐसा टास्क है जो बहुत ईजी है. क्लास 4 के बच्चे को खड़ा करके पूछेंगे ABCD सुनाओ, सुना देगा. क्लास 4 के बच्चे से पूछेंगे चलो 2 का टेबल बोलो, सुना देगा वो, है ना. तो आप क्लास 10 के स्टूडेंट से पूछेंगे सुनाओ A+B का होल स्क्वायर, वो सुना देगा. आप किसी क्लास 10 के बच्चे से पूछेंगे बताओ एप्पल की स्पेलिंग क्या होगी, वो बता देगा. तो इसी को हम लोग कहते हैं अ पीस ऑफ केक, समथिंग इज़ वेरी ईजी. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट. कोई सीक्रेट बात, है ना, कोई सीक्रेट बात अचानक सामने आ जाती, इसी को कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट. तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में कोई क्वेश्चन नहीं है और हम लोग पार्ट 2 को समाप्त कर चुके हैं. जो लोग अभी इसे फर्स्ट टाइम देख रहे थे मेरे वीडियो को, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा. ऐसे ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा. थैंक यू, बाय बाय.